इसी कड़ी में आज हमारे साथ है डॉक्टर सैकत दत्ता, जो कि बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हेमेटोलॉजिस्ट और हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। और सैकत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार बंसल न्यूज़ के सारे दर्शकों को। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं हाई हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स के बारे में, और इसके इलाज के बारे में भी जानेंगे डॉक्टर सैकत दत्ता से। अगर आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए आप कॉल कर सकते हैं और सीधे बात कर सकते हैं डॉक्टर सैकत से। डॉक्टर सैकत जी, हम शुरुआत करेंगे चर्चा की, लेकिन सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि प्लेटलेट्स या हीमोग्लोबिन का हमारे बॉडी में क्या रोल होता है। जैसे हीमोग्लोबिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो ब्लड सेल ऐसे माना जाता है। हीमोग्लोबिन का काम है बॉडी में जो ऑक्सीजन ज़रूरत है उसका सप्लाई देना। तो ये ब्लड सर्कुलेशन होता है, हीमोग्लोबिन सारे सेल में ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है इसका। और ये नहीं होता तो हमारे थकावट बढ़ जाते, सांस फूलने लगते, मतलब बॉडी में ऑक्सीजन कम होने के जो सिम्टम है वो दिखने शुरू हो जाते। और प्लेटलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्लेटलेट खून का थक्का बनाता है। जैसे किसी का कट इंजरी हो जाता है तो उधर से ब्लीडिंग होने लगता है, तो ब्लीडिंग को बंद करना है, तो वो बंद करना प्लेटलेट का काम है। तो वो कैसे करता है, खून का थक्का बनाते हैं जहाँ कट इंजरी हुआ है उधर। तो ये बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट काम ही है। इसके अलावा भी इन्फेक्शन प्रिवेंशन में भी उसका रोल रहता है, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। चलिए, अब आपसे जानना चाहेंगे कि हाई हीमोग्लोबिन या फिर हाई प्लेटलेट काउंट होने के क्या कुछ कारण हो सकते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बॉडी की, और ये बॉडी में एक जो लेवल है उसमें मेंटेन रहता है। जैसे हीमोग्लोबिन हम 11 to 16 ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल है बॉडी का, और प्लेटलेट 1.5 लाख से 4 लाख तक नॉर्मल लेवल माना जाता है। तो यूजुअली जो देखा जाता है कुछ कम हो जाता है बॉडी में तो हम बड़े परेशान होते हैं कि हीमोग्लोबिन कम हो गया, ये परेशानी की बात है। या प्लेटलेट कम हो गया, प्लेटलेट किसी का 20,000 हो जाता है तो बहुत ही बड़ी चिंता की बात हो जाती है। तो जो देखा जाता है जब एक बढ़ जाता है तो लोग इतने परेशान नहीं होते, लेकिन ऐसा है नहीं। कि शरीर ऐसे बना है कि सारे चीज़ एक ऑप्टिमम लेवल में रहना है, उसके ज़्यादा हो जाते तो प्रॉब्लम होते हैं। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे मैं शुरू करता हूँ हाई हीमोग्लोबिन या पॉलीसाइथेमिया हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं, तो इसके कारण से। तो हाई हीमोग्लोबिन के सबसे आम जो कारण है, जो स्मोकिंग करते हैं बहुत ज़्यादा उनको ये हो सकता है। जो रेगुलर अल्कोहल इंटेक करते हैं या कोई टोबैको या तंबाकू टाइप की चीज़ लेते हैं, उनको ये बढ़ जाने की काफ़ी चांसेस रहते हैं। ये सबसे आम कॉजेज़ है जो ज़्यादातर पेशेंट हमारे पास आते हैं, हमें ये कारण मिलता है। दूसरे जो किसी का अगर जन्म से कोई हार्ट की बीमारी है, जिसको कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ बोलते, उससे ये हो सकता है। किसी को फेफड़े की बीमारी है, जैसे COPD या पल्मोनरी फाइब्रोसिस जैसे फेफड़े की या लंग की बीमारी जिनको है, उनको भी ये हो सकते हैं। क्या होता है इन सिचुएशन में, बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाता है। जैसे जो लोग स्मोकिंग करते हैं रेगुलरली, बॉडी सेंस करता है कि बॉडी में ऑक्सीजन ठीक से नहीं जा रहा है, तो बॉडी को अगर ऐसा लगेगा तो बॉडी ज़्यादा हीमोग्लोबिन बनाना शुरू कर देगा। जैसे लंग डिजीज़ और हार्ट डिजीज़ में ऐसे होते हैं। जैसे ऑक्सीजन का काम है बॉडी में, हीमोग्लोबिन जैसे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करता है। किसी का हार्ट डिजीज़ है या लंग डिजीज़ है, उनके बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई ठीक से हो नहीं पाता, तो बॉडी को जब ये लगता है तो बॉडी खुद से ज़्यादा हीमोग्लोबिन बनाना शुरू कर देता है। तो ये कॉमन सी कॉजेज़ है। लेकिन हम हीमाटोलॉजिस्ट जो कारण लेके ज़्यादा चिंतित रहते हैं वो है जो बोन मैरो के कॉजेज़ है, जो बाकी चीज़ों से नहीं बढ़ता है। बोन मैरो खुद से ज़्यादा हीमोग्लोबिन बना रहा है। ये एक्चुअली एक लो ग्रेड कैंसर होता है जिसको पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं, तो इससे बढ़ सकता है हीमोग्लोबिन। बाकी कुछ रेयर कॉजेज़ है, जैसे किसी का किडनी में ट्यूमर हो गया या लीवर में ट्यूमर हो गया, इससे भी हीमोग्लोबिन बढ़ सकता है। यूटेरस के ट्यूमर से बढ़ सकता है। जो बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड में रहते हैं, जो हिल्स में रहते हैं, उनको बढ़ सकता है। तो ये कारण है। और प्लेटलेट बढ़ने की भी सिमिलर कुछ कारण है, जैसे एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी जो होता है उसमें प्लेटलेट बढ़ने के चांसेस है। कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में, वायरल हो बैक्टीरियल हो, उसमें प्लेटलेट बढ़ सकते हैं। जैसे सिकल सेल एनीमिया पेशेंट को प्लेटलेट बढ़ा हुआ होते हैं। किसी का अगर स्प्लीन नहीं होता, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया उसमें स्प्लीन या तिल्ली जो काटना पड़ा, तो उनको प्लेटलेट ज़्यादा रहते। और एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथेमिया नामक एक लो ग्रेड कैंसर है जो हम हीमाटोलॉजिस्ट ट्रीट करते, उसमें भी प्लेटलेट बढ़ते और वो बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख ऐसे रेंज में चले जाते हैं। तो ये जो मेन कॉजेस है पॉलीसाइथेमिया और थ्रोम्बोसाइटोसिस के, यही है। जी, अगर बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है या प्लेटलेट बढ़ने लगते हैं तो किस तरह का खतरा बॉडी के लिए आगे जाकर हो सकता है, साथ ही ब्लड कैंसर के संकेत इसे कह सकते हैं।
जैसे शुरू में जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, जो पहले हम बोलते कि पॉलीसाइथेमिया, हीमोग्लोबिन बढ़ जाना है, इसके बारे में तो पहले तो है कि ज़्यादा लोग जब डिटेक्ट बहुत देर से होता है। कभी कभी हमारे पास पेशेंट आते हैं जब बहुत ही कॉम्प्लिकेशन कुछ हो गया है, कोई जटिलता हो गई है, उसके बाद ही पेशेंट आते हैं। साधारण रूप में जो देखा जाता है, हीमोग्लोबिन बढ़ने के साथ साथ बॉडी में थकावट आने लगती है, सर चकराना, सर दर्द होना, सारा दिन सर दर्द रहना, फ्रेश नहीं रहते हैं, ये कोई काम में मन नहीं लगता, ये सिम्टम शुरू में आते हैं। हाथ पैर में झंझनाहट होती है, ये भी बहुत ही कॉमन सी सिम्टम है। और साथ में जो है खुजली होता है, स्पेशली नहाने के बाद ये खुजली ज़्यादा होता है। ये पॉलीसाइथेमिया के कॉमन जो सिम्टम है वो है। लेकिन बाद में देखा जाता है कुछ कुछ पेशेंट को हार्ट अटैक हो जाता है, कहीं भी थ्रोम्बोसिस हो जाता है, ब्रेन में स्ट्रोक हो जाते हैं, ये सब भी हो सकते हैं। और जो प्लेटलेट बहुत बढ़ जाते हैं, उसमें भी मेनली यही जो हाथ पैर में झंझनाहट या सर दर्द ये सब रहते हैं। साथ में कभी कभी जो विजुअल डिस्टर्बेंसेस रहते हैं कि उनके आंखों की रोशनी कम हो जाती है, सडनली एकदम ब्लाइंड हो गए, कुछ समय तक कुछ नहीं देख पा रहे, ऐसे भी हो सकता है। तो कॉमन सिम्टम यही है। अगर हम इसको अर्ली स्टेज में इसको ट्रीटमेंट नहीं करते, कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो बाद में ऐसा हो सकता है। हमने बहुत टाइम ऐसे पेशेंट देखा है कि पेशेंट एडमिट हो रहे हैं स्ट्रोक से या हार्ट अटैक से, अब जब टेस्ट हो रहे हैं तब पता चल रहा है कि उनको हीमोग्लोबिन या प्लेटलेट बहुत हाई है। ये हाई हीमोग्लोबिन हाई प्लेटलेट होने से क्या हो जाता है कि बॉडी में जो खून है उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तब जो खून का थक्का बनने का चांस जो है बहुत ज़्यादा बन जाता है। और थक्का कहीं भी बन सकता है। जब ब्रेन में थक्का बन जाता है उसको हम ब्रेन की स्ट्रोक बोलते हैं, जब हार्ट में बन जाता है वो हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम अगर हमने सही टाइम पे इसको डिटेक्ट नहीं किया, इसका ट्रीटमेंट नहीं किया, तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और कैंसर की जो बात आप बोल रहे थे, तो वो भी है, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि पॉलीसाइथेमिया भेड़ा या एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथेमिया, ये जो दो कैंसर है ये रिलेटेड है कि हीमोग्लोबिन बढ़ते हैं और प्लेटलेट बढ़ते हैं। तो ये कैंसर हो सकते हैं, लेकिन सब केसेस मतलब हीमोग्लोबिन बढ़ गया मतलब कैंसर है ही है ऐसा नहीं है, लेकिन वो हो सकता है, वो हमें टेस्ट करना होगा, जांच करनी होगी, फिर ये हमें पता चलेगा। लक्षणों के बारे में आपने बताया, ये भी जानना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है इन सारे लक्षणों के बावजूद लोग लापरवाही बरतने लगते हैं, नहीं पहुँचते हैं डॉक्टर के पास। इस समय पर किस तरह का खतरा आगे जाकर देखने को मिल सकता है? जो हम बात कर रहे थे कि बहुत हाई हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया, ब्लड गाढ़ा हो गया, तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक से हो नहीं पाता बॉडी में, और जो है थ्रोम्बोसिस बनने की चांस होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। साधारण आदमी में जितना होते हैं उससे बहुत ज़्यादा चांस इनमें होते हैं। स्पेशली साथ में जिनका बीपी बढ़ा हुआ है, डायबिटीज़ के चांस है, उनको ये खतरा और भी ज़्यादा है। तो थ्रोम्बोसिस कहीं भी हो सकते हैं बॉडी में, कोई भी ऑर्गन में। पेट के अंदर हो गया तो पेट का सूजन हो जाता है, वो कभी कभी देखने में लिवर डिजीज़ जैसा लगता है, लिवर की बीमारी लगता है। ब्रेन में हो गया तो ये ब्रेन स्ट्रोक के लिए न्यूरोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाते हैं, कभी कभी हार्ट अटैक से वो कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाते हैं। लेकिन असली बीमारी जो अंदरूनी बीमारी है वो एक्चुअली हम ढूंढेंगे तो बाद में पता चलता है, कभी कभी ये हाई प्लेटलेट या हाई हीमोग्लोबिन से हुआ है। तो ये जटिलता है, बाद में देखी जा सकती है। अगर इनिशियली हम उसको एड्रेस नहीं किया, उनका ट्रीटमेंट नहीं किया, तो ये हो सकते हैं। डायग्नोसिस इसका किस तरह से होता है, किस तरह की जांचें करवानी पड़ती हैं? शुरू में हम जो करते हैं, जैसे पॉलीसाइथेमिया जिनका हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा है, 17, 18, 19, कोई पेशेंट तो ऐसे आता है कि 20, 22 हीमोग्लोबिन लेके आते हैं, तो वो दिखने में ही बहुत लाल से लगते हैं, मतलब उनका कलर रेडिश हो जाता है, फेस का कलर, उनका जो टंग या जीभ का कलर जो है वो रेडिश हो जाते हैं। तो वो देख के हमें पता चलता है कि हीमोग्लोबिन बहुत हाई है। तो उसके बाद हम जांच कराते, सीबीसी टेस्ट करते, उनके पेरिफेरल स्मीयर में देखते हैं कोई एबनॉर्मल सेल है कि नहीं, कि ब्लड कैंसर जैसा कुछ लग रहा है कि नहीं। उसके बाद साथ में जो टेस्ट पेशेंट को देख के हमें कुछ जांच करने पड़ते हैं, जैसे सीरम एरिथ्रोपोइटिन नामक एक हार्मोन का टेस्ट करते हैं, जो ब्लड बनाने वाला एक हार्मोन है, वो किडनी से निकलता है, उसका टेस्ट किया जाता है। साथ में देखा जाता है कोई हार्ट का या फेफड़े या लंग का बीमारी साथ में कुछ है कि नहीं, कोई पेट के अंदर कोई ट्यूमर वगैरह कुछ है कि नहीं जिसके लिए हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है। ये सब हो जाने के बाद अगर ज़रूरत पड़े तो हम कुछ मॉलिक्यूलर टेस्ट करते हैं, जो एक्चुअली जो लो ग्रेड ब्लड कैंसर जो है उसके लिए, पॉलीसाइथेमिया वेरा के लिए। और वो जो टेस्ट है वो
जैक2 कैलर ये सब नामक म्यूटेशंस होता है, वो सेल के अंदर के जो जीन है उसमें जो एबनॉर्मलिटी है वो होते हैं। तो वो अगर वो एक ब्लड टेस्ट है, उससे अगर पता चलता है उसके बाद हम बोन मैरो का टेस्ट करते हैं। मतलब बोन मैरो से ये सारे प्रॉब्लम होते हैं जो कैंसर के प्रॉब्लम है, ब्लड कैंसर के, तो बोन मैरो से जो हीमोग्लोबिन है वो भी उधर से ही बनता है। तो बोन मैरो का टेस्ट करना ज़रूरी होता है। बोन मैरो से हम रस निकाल के उसका टेस्ट करते हैं, उससे एक छोटा सा हड्डी का टुकड़ा निकालते हैं जिसको बोन मैरो बायोप्सी बोला जाता है। तो ये टेस्ट करके ये जो डिजीज़ है डिटेक्ट किया जाता है कि हाई हीमोग्लोबिन क्यों हो रहा है। तो हाई प्लेटलेट के लिए भी सिमिलरिटी है। पहले हम देखते हैं पेशेंट की आयरन की कमी है कि नहीं, कभी कभी इन्फेक्शन के लिए भी प्लेटलेट बढ़ता है, तो देखा जाता है कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन है कि नहीं, और उसके बाद अगर वो नहीं होता है फिर हम मॉलिक्यूलर स्टडी करते हैं कि वो कोई ब्लड कैंसर होने की संभावना इसमें है कि नहीं, और ज़रूरत पड़ने पे बोन मैरो का टेस्ट भी हम करते हैं। बिल्कुल, यानी कि कई सारे लक्षण, कई सारे कारण इसके हो सकते हैं। और अगर लक्षणों के बारे में जिस तरह से हमने विस्तार से चर्चा की, इस तरह से किसी भी लक्षण से आप जूझ रहे हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं डायरेक्टली डॉक्टर सैकत दत्ता से। डॉक्टर सैकत, हम ये भी जानना चाहेंगे कि डायग्नोसिस पर आपने हमें बताया किस तरह से इसे डायग्नोस किया जाता है, इलाज इसका किस तरह से होता है? इलाज डिपेंड करता है कि क्या बीमारी हम डिटेक्ट कर रहे हैं, क्या डायग्नोसिस बन रहा है। जैसे किसी का अगर हीमोग्लोबिन बहुत बढ़ा हुआ है और उनका हीमोग्लोबिन बढ़ने का कारण हम समझ रहे हैं कि वो बहुत स्मोक कर रहे हैं या बहुत अल्कोहल ले रहे हैं, इससे बढ़ रहा है, तो उनका ट्रीटमेंट नहीं होगा कि स्मोकिंग और अल्कोहल बंद कर दे, उससे उनका धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अगर किसी का लंग के बीमारी से हो रहा है, फेफड़े की बीमारी से, या किसी का हार्ट के बीमारी से हो रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है तब। और अगर ये बहुत हाई हीमोग्लोबिन ब्लड कैंसर है, अगर ये पॉलीसाइथेमिया भेड़ा है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट अलग सा है। शुरू में बहुत हाई हीमोग्लोबिन होने से हम जो करते हैं थेराप्यूटिक फ्लेबोटमी करते हैं, मतलब हम पेशेंट की जो बॉडी में बहुत ज़्यादा खून है उसको निकाल देते हैं। ये ब्लड डोनेशन जैसे करते हैं ऐसे ही निकालते हैं, ब्लड बैंक में हम करते हैं। उससे क्या होता है कि ब्लड ज़्यादा होने के कारण जो खून का जो गाढ़ापन है वो कम हो जाता है, और ये खून का गाढ़ापन ही ज़्यादातर प्रॉब्लम करता है। पेशेंट को जो सिम्टम होते हैं वो खून के गाढ़ेपन से ही होता है। तो जब हम फ्लेबोटमी कर देते हैं, ब्लड को निकाल देते हैं, तो ये जो सिम्टम है वो भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। दूसरा है हम ब्लड को पतला करने वाला कुछ दवाई देते हैं, जैसे एस्पिरिन टाइप के कुछ दवाई है जो खून को पतला करता है। इससे क्या होता है कि खून में थक्का बनने का जो चांस है, या स्ट्रोक होने का, या कोई थ्रोम्बोसिस होने का, या हार्ट अटैक आने का जो चांसेस है, वो चांस कम होता है उस दवाई से। तो एक तो है खून निकालना, जिसको हम थेराप्यूटिक फ्लेबोटमी बोलते हैं, जो हफ्ते में 2 बार तक किया जा सकता है। दूसरा है ये कुछ दवाई जिससे खून पतला होता है, एस्पिरिन टाइप की दवाई। और कुछ पेशेंट में हम स्पेसिफिक डायग्नोसिस के ऊपर बेस करके टारगेटेड थेरापी, जैसे रुक्सोलोटिनिब नाम की दवाई है, इंटरफेरॉन नामक दवाई है, ये कुछ केमोथेराप्यूटिक दवाई है या टारगेटेड थेरापी बोल सकते हैं, जो यूज़ कर सकते हैं। और स्पेसिफिक डायग्नोसिस और स्पेसिफिक डिजीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ पेशेंट के ऊपर हम यूज़ करते हैं और ज़्यादातर पे करना नहीं पड़ता है। शुरू के जो ट्रीटमेंट मैंने बोला उससे ही काम हो जाता है। और जो एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथेमिया या ज़्यादा प्लेटलेट होना, इसमें भी हम ऐसा ही करते हैं कि एस्पिरिन नामक दवाई दे के खून को पतला रहे ये कोशिश करते हैं, खून का थक्का ना बने, वो थक्का ब्रेन में जाके अटक जाएगा तो स्ट्रोक हो जाएगा, तो वो रोकने की कोशिश हम करते हैं। और कभी ज़रूरत पड़ी तो कभी कभी हमें कुछ कीमोथेराप्यूटिक मेडिसिन से जो टैबलेट या कैप्सूल के रूप में मिलते हैं जो देते हैं हम, ये जब पॉलीसाइथेमिया या एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथेमिया जब डायग्नोसिस होता है। लेकिन जब ये कैंसर के लिए नहीं हो रहा है तो ज़्यादातर केस में जिस कारण से हो रहा है वो कारण को रिमूव करना होता है। जैसे आयरन की कमी से अगर प्लेटलेट ज़्यादा हो रहा है तो ये आयरन की कमी को मिटाना है, आयरन की टैबलेट या इंजेक्शन देना है। अगर इन्फेक्शन से प्लेटलेट बढ़ रहा है तो इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करना है। जब ये कैंसर से हो रहा है, जब ये बोन मैरो से ज़्यादा बन रहा है, तभी हम उसके ट्रीटमेंट करते हैं। चलिए, इसी बीच एक कॉलर राजेश हमारे साथ रांची से बने हुए हैं। राजेश, अपना सवाल पूछिए। हाँ, हमारे ग्रैंडसन का करीब 4-5 साल से प्लेटलेट हमेशा डाउन रहता है। डॉक्टर उसको डायग्नोसिस किए हैं कि ये ITP है। इसका कोई ट्रीटमेंट है क्या? हाँ ज़रूर, ITP का बहुत सारे ट्रीटमेंट है।
आईटीपी का ट्रीटमेंट हम करेंगे कि नहीं वो डिपेंड करता है पेशेंट के उम्र के ऊपर और पेशेंट को प्लेटलेट कितना कम है उसके ऊपर। साधारण रूप में अगर 30,000 के ऊपर प्लेटलेट रह रहे हैं तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके नीचे प्लेटलेट जा रहे हैं 30,000 के भी नीचे, तब ट्रीटमेंट की ज़रूरत रहती है। बहुत सारे ट्रीटमेंट है इसके। चलिए, आशा करते हैं कि राजेश जी को उनका जवाब मिल गया होगा। और जिस तरह से डॉक्टर सकत आप बता रहे थे कि हाई हीमोग्लोबिन होने पर ब्लड डोनेट या रक्त निकालने की बात आप कर रहे थे, क्या उस रक्त को किसी और हेल्दी इंसान के लिए यूज़ किया जा सकता है, या फिर जिस मरीज से निकाला गया है वो एक बीमार मरीज है तो कोई डिफरेंस नहीं आता है? जो है इसको हम थेराप्यूटिक फ्लेबोटमी करते बोलते हैं। जो ये पॉलीसाइथेमिया में ब्लड निकालते हैं, ये ब्लड डोनेशन जैसा ही होता है, लेकिन ये थेराप्यूटिक मतलब ये पेशेंट के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। डोनेशन मतलब हम दूसरों के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए कर रहे हैं। तो थेराप्यूटिक फ्लेबोटमी में जो ब्लड हम निकालते हैं तो एक बीमार इंसान से निकालते हैं ऐसा सोचते हैं, तो इसको हम दूसरे में यूज़ नहीं करते हैं। जैसे ब्लड डोनेशन हम करते 3 महीने में एक बार ही ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, लेकिन थेराप्यूटिक फ्लेबोटमी कभी हफ्ते में 2 बार भी हम ब्लड निकालते हैं पेशेंट का। जिसका हीमोग्लोबिन 20-22 हो गया है, कभी कभी ज़रूरत पड़ता है 1 हफ्ते में 2 बार उनके ब्लड निकाल दे। तो इसमें ये डिफरेंस है। प्रोसीडियर एक ही है, एक जैसे ही निकालते हैं हम, एक निडल लगा के एक बैग में, जैसे 20 मिनट जैसे टाइम लगता है इसमें। तो लेकिन ये दूसरों को हम नहीं दे सकते। यही साथ ही अगर ये कैंसर की वजह से है तो इस मेथड का आई थिंक यूज़ नहीं हो पाता होगा। नहीं, तो कैंसर की वजह से है, फिर भी हम निकालते हैं, वो दूसरों को नहीं देते हैं। मतलब कैंसर से किस तरह से इसका उपचार होता है अगर ब्लड कैंसर का केस बन जाता है? नहीं, अगर ये पॉलीसाइथेमिया वेरा है, पॉलीसाइथेमिया वेरा एक ब्लड कैंसर है, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथेमिया एक ब्लड कैंसर है, तब इसके लिए कुछ केमोथेराप्यूटिक मेडिसिन कभी कभी यूज़ करने होते हैं। ज़्यादातर पेशेंट जिनका उम्र कम है, जिसको कभी भी कोई थ्रोम्बोसिस नहीं हुआ, उनको मोस्ट केसेस में कोई केमोथेराप्यूटिक मेडिसिन नहीं ज़रूरत होती है। बिल्कुल। चलिए, महिलाओं के लिए भी अब मैं समझना चाहूँगी ये बीमारी किस तरह से डिफ़र कर सकती है, क्योंकि सिंस मेंस्ट्रुएशन और कई सारी दिक्कतें महिलाओं को फेस करनी पड़ती हैं, तो हाई हीमोग्लोबिन किस तरह से असर डालता है हेल्थ पर? एक्चुअली जो महिलाओं में है ये प्रॉब्लम थोड़ा कम होता है हीमोग्लोबिन बढ़ने का, क्योंकि उनका एक रेगुलर साइकिल में ब्लड लॉस नॉर्मली चलते हैं जी। तो इसके लिए ये समस्याएं ज़्यादा पुरुषों को ही होता है। और महिला में हमारा जो कट ऑफ पॉइंट है वो भी थोड़ा कम है। मतलब जो 16 के ऊपर अगर किसी महिला को हीमोग्लोबिन जा रहा है तभी उनका हम जांच वगैरह करते हैं, नहीं तो जांच नहीं करते इसके लिए। जी। अब जिस तरह से आपने हाई हीमोग्लोबिन पर चर्चा करी, मैं जानना चाहूँगी कि जब हीमोग्लोबिन लो हो जाता है, प्लेटलेट्स लो हो जाते हैं, तब किस तरह की समस्या आ सकती है, किस तरह से इसे टैकल करते हैं? जैसे हीमोग्लोबिन लो हो जाना मतलब एनीमिया, जो इंडिया के एक बहुत बड़ी बीमारी की कारण है। इंडिया के आधा पॉपुलेशन ही एनीमिक है, तो एनीमिया बहुत ही आम बात है। जैसे हाई हीमोग्लोबिन, हाई प्लेटलेट बहुत रेयर कॉजेस है। एनीमिया बहुत सारे मरीज़ों को होता है, मतलब जो मरीज़ नहीं है, जिनका कोई सिम्टम नहीं है, उनका भी ये हो सकता है। तो एनीमिया के बहुत टाइप है। कुछ एनीमिया है जो आयरन की कमी से होते हैं, कुछ विटामिन B12 की कमी से होते हैं, जो पौष्टिक कारण है। बहुत सारे एनीमिया होते हैं जो अंदर ब्लड टूटने के कारण हो सकते हैं, जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, इसमें ब्लड टूट जाते हैं जल्दी जल्दी। या ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया है। कुछ एनीमिया है जो कैंसर से रिलेटेड है। कैंसर मतलब जिसमें बोन मैरो में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वो ब्लड बन नहीं पा रहा है, बोन मैरो के अंदर कैंसर सेल ज़्यादा बन रहे हैं। और कुछ एनीमिया ऐसे होते हैं जो ये सबसे रिलेटेड है नहीं, कुछ दूसरे ही टाइप के होते हैं, वो बहुत ही रेयर टाइप के, वो इनहेरिटेड कॉजेस होते हैं। तो ज़्यादातर जो है इसमें ही रहते हैं। और लो प्लेटलेट का भी ऐसे बहुत सारा कारण हमारे पास है। जैसे हम एक तो जानते ही है, जैसे वायरल इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा प्लेटलेट कम होते हैं। जैसे डेंगू जब होते हैं प्लेटलेट बहुत सारे पेशेंट को कम होता है। हमने कोविड के टाइम में देखा बहुत कोविड पेशेंट को प्लेटलेट कम हो गए हैं। ये छोड़ के बाकी आईटीपी में प्लेटलेट कम होते हैं। आईटीपी मतलब ये बॉडी के अंदर एंटीबॉडी होते हैं जो प्लेटलेट को तोड़ देते हैं, नष्ट कर देते हैं। कभी कभी है बोन मैरो से हीमोग्लोबिन या प्लेटलेट बन नहीं पाता, जैसे एप्लास्टिक एनीमिया में या कैंसर में, उसमें भी प्लेटलेट कम हो सकते हैं। तो आमतौर में यही कारण होते हैं लो हीमोग्लोबिन, लो प्लेटलेट। चलिए, इस बीच कॉलर रीना हमारे साथ भोपाल से जुड़ रही हैं। रीना जी, अपना सवाल पूछें। जी, हेलो। हाँ जी, सवाल पूछिए अपना। सवाल ये है मेरा कि मेरे हस्बैंड को 4 महीने से चक्कर आ रहे हैं और उनका मतलब कि हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं और हाथ में पसीना आता है और चक्कर आता है उनको।
हाँ, तो आपने इसके लिए कुछ डॉक्टर के पास गए या किसी से सलाह लिया, ऐसा कुछ किया? सर मैंने डॉक्टर के पास गई थी मतलब 15 दिन पहले। तो उन्होंने जो गोलियां दी थी मुझे इनको मतलब 10 दिन के लिए, तो उससे मतलब ये हुआ कि मतलब हल्का सा इम्प्रूवमेंट, मतलब हल्का सा, जैसे मतलब ये जो बिल्कुल सिम्टम नाक है, के बराबर थोड़ा। ये बहुत ही आम सिम्टम है। जैसे बहुत सारे बीमारी में ऐसे हो सकते हैं, कभी कभी नर्व के बीमारी में, नर्व रिलेटेड बीमारी में हो सकते हैं। जैसे एनीमिया के कारण ये हो सकते हैं, हीमोग्लोबिन ज़्यादा होने के कारण भी हो सकता है। अगर ये परसिस्ट कर रहा है, रह रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो इसके डॉक्टर के पास जाके आपको फिर जांच वगैरह करानी चाहिए कि क्यों हो रहा है, वो जानना ज़रूरी होता है इसके लिए। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और डॉक्टर सेकर, जिस तरह से आपने पहले भी बोला है कि अल्कोहल और ड्रग कंजप्शन की वजह से इस तरह की बीमारी ज़्यादातर होती है, रूटीन काफ़ी बदल रहा है और लोग भी काफ़ी लापरवाह होते जा रहे हैं। लोग यूजुअली इस बात को नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि अल्कोहल या स्मोकिंग की वजह से सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। ऐसे लोगों के लिए कोई विशेष सलाह ये है, किसी का अगर ऐसा है कि डायग्नोसिस में पॉलीसाइथेमिया वेरा, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथेमिया निकल के आते हैं, तो उनका स्ट्रोक या हार्ट अटैक का चांस बहुत ज़्यादा है। अगर किसी का स्ट्रोक हो जाता है तो ऐसा हो सकता है कि उसका बॉडी का एक साइड पैरालाइज हो जाए, सारी ज़िंदगी के लिए वो बेड रिडन हो जाए। तो इस सब से अगर बचना है तो आपको ये समझना है कि स्मोकिंग और अल्कोहल से आपको दूर रहना होगा। एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी डाइट की ज़रूरत है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज की। किसी को अगर बीपी की शिकायत है तो उनको बीपी की गोली कंटिन्यू करना है। कभी कभी पेशेंट जो करते हैं वो बंद कर देते हैं खुद से कि ज़रूरत नहीं है, अभी नॉर्मल हो गया ये सोच के। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो बाद में बहुत सारे समस्याएं आ सकती हैं। और बिल्कुल साथ ही साथ ब्लड कैंसर पर भी अब हम चर्चा करें अगर, तो इंडिया एक ऐसी कंट्री होती जा रही है जिसमें कैंसर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग मोस्टली कैंसर से पीड़ित हैं। तो इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो ब्लड कैंसर से हो, ज़्यादातर केसेस में तो हम रोक नहीं सकते। अगर किसी का सिम्टम आता है, ब्लड कैंसर की पहचान होती है कि ब्लड टेस्ट में कुछ एबनॉर्मलिटी हो। वो हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, प्लेटलेट की कमी हो सकती है, हमारे जो वाइट ब्लड सेल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। और हम जो चर्चा कर रहे थे कि प्लेटलेट बढ़ा हुआ आना और हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ आना, वो भी कैंसर की संकेत हो सकती है। अगर ऐसा कुछ आए तो लापरवाही ना करें, डॉक्टर के पास जाए, सही डायग्नोसिस जल्दी से हो पाए और सही ट्रीटमेंट अगर जल्दी से हो पाए तो ही हम ठीक रह सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट ठीक से हो सकता है। बिल्कुल। और अंत में मैं चाहूँगी कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बता दें कि फूड डाइट में हम क्या कुछ इंक्लूड कर सकते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, और अंत में क्या कुछ सलाह दर्शकों के लिए? जैसे हमारे पॉलीसाइथेमिया पेशेंट के लिए हमारी सलाह ये रहती है कि उनको हार्ट को स्वस्थ रखना है, तो इसके लिए एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और डाइट में हम ऑयली फूड, तला हुआ जो खाना है वो अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। हम बोलते हैं कि हरा पत्तीदार जो सब्जी है वो ज़्यादा ले, तो इससे जो हेल्थ और हार्ट के कंडीशन अच्छे रहते हैं। अगर जिनके बीपी है वो बीपी की गोली रेगुलरली ले, और स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर रहे, तो इससे जो पॉलीसाइथेमिया पेशेंट है वो काफ़ी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आज आपने हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। चलिए, तो आज डॉक्टर सेकर दत्ता ने हमारे साथ हाई हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स के बारे में कई सारी जानकारियां साझा की हैं। निश्चित रूप से आपको भी आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, लापरवाही बिल्कुल ना करें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और बने रहें पल्स न्यूज़ के साथ।